नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग भूल गए हों तो मैं आपको याद दिला दूं कि जनवरी महीने में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसका नाम था इंडिया द मोदी क्वेश्चन। और इसमें नरेंद्र मोदी की गुजरात दंगों की भूमिका, उन पर जो आरोप लगे, इन सब चीज़ों को लेकर कुछ चीज़ें दिखाई गई थी। इसे भारत सरकार ने बैन कर दिया था और भारत सरकार ने इसे बैन करने के साथ साथ यूट्यूब और दूसरे जो माध्यम हैं सोशल मीडिया के, ट्विटर वगैरह, उस पर भी इसको प्रतिबंधित किया गया था। इसके बावजूद भी भारत में इसको दिखाया गया, प्रसारित किया गया। बीबीसी ने भी इसको 2 पार्ट में दिखाया था। हालांकि भारत में इसका लाइव टेलीकास्ट नहीं हो सका, लेकिन इसे लोगों ने देखा और कुछ लोग, हमारे ही देश के कुछ पॉलिटिशियन, पत्रकार, इसका प्रसारण करने में, इस पर टिप्पणियां करने में, इसको प्रोपगेट करने में लग गए थे। फिर उसके बाद फरवरी में बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित जो कार्यालय हैं वहां पर इनकम टैक्स की रेड हुई, इनकम टैक्स के छापे हुए। तो फिर सारा लेफ्ट लिबरल मीडिया हंगामा मचाने लगा कि साहब देखिए, बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी तो बीबीसी के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा एक्शन ले लिया है। लेकिन उसके बाद से सारी चीजें शांत सी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि क्या बीबीसी के खिलाफ जो मामले आए थे, उस समय इनकम टैक्स की जो रेड हुई थी, उसने ये बताया था कि जो डॉक्यूमेंटेशन है उनमें गड़बड़ियां हैं, जो भारत से कमाया हुआ पैसा है वो बाहर के देशों में लगाया जा रहा है। बहुत सारी इस तरह की जो आर्थिक, क्या कहना चाहिए, विसंगतियां वो मिली थी डॉक्यूमेंट्स में। और उसके बाद फिर इस मामले में ईडी की एंट्री हुई थी। और अब इसमें एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुआ है कि फेमा के तहत इसमें मामला दर्ज किया गया है। खबर अब लीक हुई है, लेकिन फेमा के तहत ये मामला दर्ज कर लिया गया है लगभग 2 सप्ताह पहले। फेमा को आप जानते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। विदेश से पैसा कैसे आना है, किस लिमिट में आना है, किस माध्यम से आना है, किस तरीके से, किन लोगों से आप ले सकते हैं, इसे सीधे आरबीआई रेगुलेट करती है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नॉर्म्स तय किए हुए हैं कि अगर एफडीआई यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आता है अलग अलग सेगमेंट्स में, अलग अलग क्षेत्रों में, उनमें मीडिया को लेकर जो है एक खास तौर से एक कैपिंग की गई है कि मीडिया में आप 26% तक एफडीआई ले सकते हैं, कि यानी कि विदेशी लोगों से आप 26% तक पैसा ले सकते हैं। लेकिन बताया जाता है कि बीबीसी में, खासतौर से जो बीबीसी में इंडिया में जो इसका संचालन हो रहा है, उसमें इससे ज्यादा पैसा एफडीआई के तहत आया है। इन मामलों को लेकर मामला दर्ज हुआ है फेमा के तहत। फेमा के नियमों के उल्लंघन जो हुए हैं उसके तहत दर्ज हुआ है। और कल यानी कि बृहस्पतिवार में बीबीसी के 5 या 6 ऑफिसर्स के साथ पूछताछ की गई, उनके बयान, उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए। इन सब के बीच कुछ और चीजें भी सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक से कल फोन पर बात की। हालांकि इसका बीबीसी वाले मामले से कुछ ताल्लुक मुझे नजर नहीं आया, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इस मामले में ऋषि सुनक ने बीबीसी पर जो छापे पड़े थे और जो कार्रवाई चल रही है उसके बारे में अपना विरोध दर्ज कराया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खबर यह आई है कि नरेंद्र मोदी ने इस बात को लेकर बहुत आपत्ति दर्ज कराई है कि पिछले दिनों खालिस्तान सपोर्टर्स ने जिस तरीके से इंग्लैंड में स्थित भारतीय एम्बेसी पर, भारतीय उच्चायोग पर, वहां पर जो प्रदर्शन किए थे, झंडे उतार दिए थे, खालिस्तान का झंडा लहरा दिया था, हंगामा हुआ था काफी। इस बारे में नाराजगी जताई है नरेंद्र मोदी ने। और उन्होंने कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात यह है, नरेंद्र मोदी ने इस बात पर ऐतराज जताया है कि अभी तक उन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया है जो उस हमले में, उस प्रदर्शन में, भारत विरोधी प्रदर्शन में शामिल थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, नरेंद्र मोदी ने विजय माल्या, नीरव मोदी, इन जैसे भगोड़ों को लेकर भी बातचीत की है कि इन भगोड़ों को भारत वापस लाना चाहता है और इस मामले में ब्रिटेन की सरकार उनके लिए क्या कर रही है। बीबीसी वाली बात इसमें स्पष्ट नहीं हो सकी है। दूसरी ओर इस पूरे प्रकरण में मैं आपको बता दूं कि जिस समय बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री आई थी और उसके 1 महीने के बाद इनकम टैक्स की रेड हुई थी बीबीसी के दफ्तरों पर, तो उस समय लेफ्ट लिबरल मीडिया, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, आरफा खानम, ऐसे लोगों ने हंगामा मचाया था। कहा था कि साहब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आ गई है और उसी के दबाव में ऐसा किया गया है और टाइमिंग बड़ी गड़बड़ है।
कि देखिए जनवरी में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है और फरवरी में इनकम टैक्स की टीम वहां पर रेड करने लगती है। इस बारे में हालांकि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनसे कुछ मीडिया पर्सन्स ने सवाल भी पूछे थे, तो उससे अमित शाह ने उनका जवाब कुछ इस तरह से दिया था। उन्होंने कहा था कि आप ये बताइए कि 2002 में गुजरात के दंगे हुए थे, इसमें इतने सारे मुकदमे हुए, इतनी सारी सुनवाइयाँ हुई, मामले हाई कोर्ट, एसआईटी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई एसआईटी, और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में न जाने कितनी रिव्यू पिटीशन डाली गई, मामले बार बार खोले गए। हर बार इन गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी या वहाँ की जो उस समय की बीजेपी की सरकार थी उसको कोर्ट ने क्लीन चिट दी है। हमारी देश की जो सबसे बड़ी संस्था है सुप्रीम कोर्ट, उसने नरेंद्र मोदी को अपने जो एसआईटी बनाई गई थी उसके द्वारा जांच पड़ताल में क्लीन चिट दी है गुजरात दंगों में। तो उस मुद्दे को लेकर बिना वजह डॉक्यूमेंट्री बनाना और उस डॉक्यूमेंट्री को आज की तारीख में रिलीज करना 2002 का मामला, बरसों पहले सुप्रीम कोर्ट इसमें क्लीन चिट दे चुकी है। और अब जबकि देश में 2024 के लोकसभा चुनाव एक साल दूर हैं, तो ऐसे मौके पर जब लोकसभा चुनाव बिल्कुल एक साल दूर ही रह गए हैं, ऐसे मौके पर इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज करना ये दर्शाता है कि ये एक साजिश है प्रधानमंत्री के खिलाफ, भारत की डेमोक्रेसी के खिलाफ, भारत की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। तो अमित शाह ने इसको इस तरीके से डिफेंड किया था और बीजेपी ने बीबीसी की जहरीली पत्रकारिता बताया था इसको। इस प्रकरण को लेकर बहुत सारे लोग अभी भी बटे हुए हैं। मीडिया के लोग भी अलग अलग तरीके से इस मुद्दे पर सोचते हैं। मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनका यह कहना है कि बीबीसी अपनी औपनिवेशिक मानसिकता, कॉलोनियल माइंडसेट जो है उनका, उससे बाहर नहीं निकल पाई है। वो आज भी ये सोचती है कि भारत और दूसरे देश उनके गुलाम हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि एस जयशंकर और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने इन धारणाओं को बदल दिया है। अब भारत उस गुलाम मानसिकता में काम नहीं करता है। एस जयशंकर ने पिछले दिनों अपने कई स्टेट्समेंट में ये बात साफ तौर पर कही है कि देखिए यूरोप के लोग या दूसरे कंट्री जो हैं वो इस बात को सोचना बंद कर दें कि उनकी समस्या हमारी समस्या है। जब वो हमारी समस्या को अपनी समस्या नहीं मानते तो उनकी समस्या को हम क्यों माने। यूक्रेन के मुद्दे पर साफ तौर पर यूरोपियन संघ ने यह कहा था कि भारत को यूक्रेन का समर्थन करना चाहिए, रूस का विरोध करना चाहिए, रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन एस जयशंकर ने साफ कह दिया था हमारी बिजनेस टाइज अलग हैं, हम यूक्रेन के भी साथ हैं और हम रूस के भी साथ हैं, हम किसी एक का पक्ष नहीं ले सकते। तो उस समय से ये लग रहा था लोगों को कि ब्रिटेन और जितने भी यूरोप के कंट्रीज हैं, ब्रिटेन तो इस समय वैसे भी चमचा बना हुआ है अमेरिका का, तो सारे जो कंट्रीज हैं वो चाहते थे कि भारत उनके पाले में आ जाए, लेकिन भारत ने उनकी नहीं मानी। अब भारत उनका गुलाम नहीं है। नरेंद्र मोदी की इस सरकार ने इतना तो तय कर दिया है, खासतौर से विदेश नीति के फ्रंट पर, कि अब भारत उस गुलाम मानसिकता से बाहर निकल चुका है कि हम भीड़ के साथ चलें, जो इंग्लैंड कह रहा है उसके पीछे हो लें, जो अमेरिका कह रहा है उसके पीछे हो लें। और एस जयशंकर जब से विदेश मंत्री बने हैं उन्होंने इन सब चीजों को बदल दिया है। यही वजह है कि बीबीसी के मामले पर सरकार ने अपने स्टैंड को पीछे नहीं खींचा है, लगातार आगे चल रही है सरकार, और जो भी खामियां निकल रही हैं उनके तहत मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं और बीबीसी को सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है। वैसे भी बीबीसी आज पूरी दुनिया में बहुत खराब हालत में है। रूस में बंद हो चुकी है, कई और कंट्रीज में बंद हो चुकी है, कुछ कंट्रीज ने इसको अपने यहाँ बैन कर दिया है, क्योंकि ये जिस भी देश में रहते हैं उसी देश की सरकार के और सिस्टम के खिलाफ खबरें चलाते हैं। क्यों? ये सोचते हैं कि जो देश इनके गुलाम देश रहे हैं वो आज भी गुलाम हैं इनके। लेकिन भारत अब बदल चुका है, भारत में अब ये चीजें नहीं चलने वाली। और जो फेमा के तहत अब मामले दर्ज हुए हैं उनके बाद तो इतना जरूर स्पष्ट हो गया है कि आने वाले समय में बीबीसी के खिलाफ सख्ती होगी। और अगर बीबीसी का दफ्तर या बीबीसी का जो इंडिया में जो उसका नेटवर्क है या जो उनकी संचालन है वो अगर बहुत जल्दी बैन हो जाए या खत्म हो जाए तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य वाली बात नजर नहीं आती है। देखते हैं बीबीसी के खिलाफ ये एक्शन और कितने आगे जाते हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।